गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा था, जो हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरी हमारे पास होती है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो डाइलेक्ट्रिक्स थी जिनका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह पर ही कोइंसाइड करता है, तो हम उसको बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो थी द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड। तो कह सकते हैं हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पर सेंटर का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड नहीं करता है, तो हम उसको पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोल सकते हैं। आज हम बात करेंगे जब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मैंने एक स्टेप लिया, भाई ये मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। कैसे स्लैब है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो क्या होगा, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करेगा एक जगह पर। ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। मैं 4 का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे ही मैंने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, मतलब इस वाली प्लेट के ऊपर मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले के ऊपर मान लिया नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई हैं इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते के साथ जो ये मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिव चार्ज है वो तो हो जाएगा इधर और पॉजिटिव चला जाएगा इधर। ऐसी शेप बन जाएगी। बनेगी या नहीं बनेगी? और अगर ऐसी शेप बन जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो एक ही जगह पर लाई कर रहे थे वो आपने तोड़ दिए दो पार्ट में। एक साइड पॉजिटिव चला गया और एक साइड नेगेटिव चला गया। तो ये हमारे पास जो था वो कैसा था? पोलर, नॉन पोलर। और ये कैसा बन गया? पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्लियर? जब ऐसा प्रोसेस होता है तो इनके बीच में एक डाइपोल मूवमेंट एक्वायर्ड होगा। अब जो बात करते हैं तो डाइपोल मूवमेंट P से डिनोट किया जाता है। लेकिन डाइपोल मूवमेंट हुआ किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो डाइपोल मूवमेंट हम क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल्स टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। ये बात भी ध्यान रखनी है। क्या लिखा गया? डाइपोल मूवमेंट P दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट और अल्फा। अब तुम सोच रहे होगे कि ये रिलेशन हुआ क्या? जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतना ही ज़्यादा उसका डाइपोल मूवमेंट होगा। ये बात तो क्लियर है, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट। लेकिन जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कांस्टेंट को हटाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कांस्टेंट को हटाने के लिए एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यूज किया जाता है, जो है आपके पास अल्फा। अब इनकी जो डायमेंशंस हैं वो सेम नहीं हो पाई। इधर की डायमेंशन की बात करूं मैं और इधर की डायमेंशन की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस सेम नहीं हुई, तो जिनकी वजह से डायमेंशन सेम करने के लिए हमें एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्लियर? एप्सिलॉन नॉट कहाँ से हुआ? जब इन दोनों की डाइपोल मूवमेंट की और इसकी डायमेंशंस इक्वल करने के लिए जो टर्म यूज की गई वो यूज की गई है एप्सिलॉन। क्लियर? अब बात करते हैं जो आपके पास अल्फा है, इसका डायमेंशंस क्या होंगी? तो अल्फा दैट इज इक्वल्स टू बन गया P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। आपको पता है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? पहले मैं बात कर लूँ यूनिट की।
यूनिट की ही, तो इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर, और नीचे एप्सिलॉन नॉट की कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स, और इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, न्यूटन कूलाम इनवर्स। अब देखिए इस न्यूटन से न्यूटन इनवर्स कैंसिल, और मैं इस कूलाम इनवर्स को ऊपर लेके जाऊंगा तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम का स्क्वायर, और नीचे भी कूलाम का स्क्वायर से ये वाला टर्म कैंसिल। क्लियर। अब ये वाले दो माइनस की है, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस की दो हो जाएगी, एक ऑलरेडी है तो क्या बच गया, मीटर की क्यूब। तो ये आपके पास है, इसकी यूनिट किसकी फॉर्म में हो जाएगी, मीटर की क्यूब, यानी कि एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंटेट कर रहा है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर ये सेपरेशन हुआ था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, अगर मैं मान लूँ कि इन दोनों के सेंटर्स के बीच में एक्स सेपरेशन है, क्या सेपरेशन है, एक्स सेपरेशन है, तो डाइपोल मोमेंट एक पार्टिकल का क्या हो जाएगा, P दैट इज इक्वल्स टू Q इंटू एक्स। यही तो लिखते थे, P दैट इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a। 2a क्या होता था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन, लेकिन यहाँ पर क्या है, x, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, Q इंटू एक्स। अगर मैं जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स की वजह से निकालना चाह रहा हूँ डाइपोल मोमेंट, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लेते हैं n इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के अंदर हमारे पास कितने हैं, n एटम्स हैं, तो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, P दैट इज इक्वल्स टू n इंटू Q इंटू एक्स की फॉर्म। क्लियर। अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट डेंसिटी की, तो डाइपोल मोमेंट डेंसिटी सिग्मा आई से रिप्रेजेंटेशन की जाती है, और अगर हम बात करते हैं ऐसा यूनिट की, तो ऐसा यूनिट हमारे पास इसके बराबर लिखी जाएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप क्या सोचेंगे, अब ये देखना है आपको, बाहर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर थी ई नोट, इधर आपके पास नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, इधर पॉजिटिव चार्ज, तो इधर अंदर की तरफ इधर हो गई, मैं इसको मान लेता हूँ क्या हो गई, ईपी, एक पार्टिकल की वजह से, और टोटल की वजह से हो गई, तो मैंने इधर मान ली है ईपी इधर हो गई, तो रिड्यूस्ड वैल्यू क्या हो गई, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी देन ई दैट इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस में ईपी के बराबर, और इसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। क्लियर। अगर मैं बात करूं एपी की, तो एपी किसके बराबर लिखा जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा आई अपॉन में एप्सिलॉन। कहाँ से आया ये रिलेशन, ई दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। आपने एक पीछे रिलेशन देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो वहाँ से हमने ये रिलेशन लिखा है, लेकिन यहाँ पर मीडियम की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन यूज कर लेंगे, तो 1 अपॉन में एप्सिलॉन एज इट इज, और डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय में टोटल एरिया, तो हमारे पास क्या हो गया Q बाई ए, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू P बाई एप्सिलॉन। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि हमने पीछे इसके बारे में डिस्कशन भी किया था, जो ये रेशियो होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम एक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, जिसको हम डायरेक्टली कांस्टेंट बोल सकते हैं। ये अलग अलग स्लैब के लिए अलग अलग की फॉर्म के अंदर होगा, जिसको कुछ जगह पर K से यूज किया जाता है, कुछ जगह पर एप्सिलॉन R से भी यूज कर लिया जाता है। क्लियर। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, जब आपके पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है तो वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रिड्यूस्ड वैल्यू है। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना चाहूँगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एप्सिलॉन चाई ई, यहाँ पर देखना इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ चाई से कर देते हैं, कुछ काई से करते हैं, तो दोनों ही आप बोल सकते हैं। इसका जो सिंबल है वो मैं एक बार आपको बना रहा हूँ, तभी आप इसको एक्स रीड करें, एक्स नहीं है, ये इसका सिंबल रहेगा। क्लियर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, चाई या फिर काई प्रोनाउंसिएशन की फॉर्म के अंदर बोलेंगे। तो P इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन चाई और E, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी। लेकिन जब हम बात करते हैं
वैक्यूम के अंदर, तो वैक्यूम के अंदर जो आपके पास चाय की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखना वो किसके इक्वल होती है, 0 के बराबर होती है। वो डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। अगर हम बात करते हैं मीडियम के अनुसार, तो मीडियम के अनुसार हमारे पास क्या है, ई दैट इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस में ई पी के बराबर हम रिलेशन लिखा था हमने पीछे, क्योंकि रिड्यूस्ड वैल्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं। फिर ये ई की वैल्यू हम पुट करेंगे जो अभी पिछले लास्ट वाले पेज के ऊपर की थी वहाँ से। तो ई दैट इज इक्वल्स टू ई नोट की जगह पर ई नोट, और पीछे अभी हमने निकाला कि ई पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई एप्सिलॉन के बराबर भी लिख सकते हैं। ईपी को क्या लिख सकते हैं, पी बाई एप्सिलॉन। और अभी लास्ट इसी टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि पी दैट इज इक्वल्स टू चाई एप्सिलॉन ई, तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बन गया, ई दैट इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस में चाई और ई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए मैं ई नोट की वैल्यू निकालूंगा, तो इस टर्म को उधर भेज दूँ तो क्या हो गया, ई प्लस चाई ई दैट इज इक्वल्स टू ई नोट, और यहाँ से मैं ई को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा 1 प्लस चाई, और इसको इधर भेज देता हूँ तो क्या बन जाएगा, ई नोट बाई ई दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस चाई। और इस टर्म को अभी हमने पीछे पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर लिख सकते हैं, के बराबर लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या बन गया, 1 प्लस चाई दैट इज इक्वल्स टू के बराबर बन गया है। क्लियर, थैंक यू।